नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। मार्च 2019 में रैपिड रेल प्रोजेक्ट की रखी थी पीएम मोदी ने बुनियाद रखी थी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी परिवहन प्रणाली है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एनसीआर के निवासियों को यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगी। इसका 82 किलोमीटर लंबा पहला कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच निर्माणाधीन है, लेकिन इसका साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच स्थित 17 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री साहिबाबाद में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। आरआरटीएस के विकास से आर्थिक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण की शुरुआत से आम लोगों को साहिबाबाद और दुहाई के बीच आवागमन में काफी आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के 2 हिस्से भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिहार दौरे का आज अंतिम दिन है। आज वो गया में दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति ने देश में डॉक्टर और मरीजों के बीच अनुपात और नर्स और मरीजों के अनुपात के राष्ट्रीय औसत कम होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश में कुशल डॉक्टर्स और नर्सों की बड़ी संख्या में जरूरत है। राष्ट्रपति ने बिहार यात्रा पर एक कार्यक्रम में कहा, एम्स और अन्य चिकित्सा संस्थानों से मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों के उपचार की प्रणाली विकसित करने को। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान सारी जरूरी जानकारी देकर गहरी नींद में सो गया है, लेकिन उसके जागने की उम्मीद बाकी है। ये बात इसरो चीफ ने कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवादी और उनकी विचारधारा देश के विकास और उज्जवल भविष्य के खिलाफ है। आदिवासी युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे न तो गलत रास्ते पर चलें और न ही दूसरों को ऐसा करने दें। दिल्ली में आदिवासी युवाओं के साथ संवाद में गृह मंत्री ने कहा कि हिंसा से नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। आदिवासी युवाओं को देश से वामपंथी उग्रवाद के विचार को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मिजोरम विधानसभा और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। छत्तीसगढ़ की बाकी 70 सीट के दूसरे चरण के चुनाव के लिए और मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के साथ 21 अक्टूबर को शुरू होगी। कांग्रेस ने आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पार्टी ने पहली सूची में घोषित 3 उम्मीदवारों को बदल दिया है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता नर्मदा प्रजापति का पहली सूची में टिकट कट गया था, लेकिन दूसरी सूची में उम्मीदवार बदलकर प्रजापति को फिर से मौका दिया गया है। ताजा सूची में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पिछोर और दतिया सीट से उम्मीदवार बदल दिए हैं। दतिया से अवधेश नायक का टिकट बदलकर राजेंद्र भारती को और पिछोर से शैलेंद्र सिंह का टिकट बदलकर अरविंद सिंह लोधी को दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने पीसी शर्मा को भोपाल दक्षिण पश्चिम से, जबकि अभिषेक चौकसे को जबलपुर कैंट से उतारा है। दिनेश गुर्जर मुरैना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने चुनावी राज्यों में अपनी तैयारियों को और तेज करते हुए प्रचार अभियान को बढ़ा दिया है। आज बीजेपी के तमाम दिग्गज कई जनसभाओं में व्यस्त हैं। तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज आरमूर और निजामाबाद जिलों का दौरा करेंगे। फिर बोधन निर्वाचन क्षेत्र में बीडी बनाने वाले लोगों, खाड़ी प्रवासी श्रमिकों से भी मिलेंगे। राहुल गांधी तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान निजाम शुगर फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे। हल्दी और गन्ना किसानों से बातचीत करेंगे। फिर पदयात्रा के बाद आज खत्म होगी तेलंगाना की उनकी यात्रा। पंजाब विधानसभा का आज से 2 दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है। विपक्षी दल सतलुज यमुना संपर्क नहर, राज्य के ऋण और कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर आप सरकार को घेर सकते हैं।
पंजाब के राज्यपाल ने विधानसभा के प्रस्तावित सत्र को अवैध बताया और कहा कि इस सत्र में किया गया कोई भी विधायी कार्य गैर कानूनी होगा। सीबीआई ने चक्र 2 अभियान के अंतर्गत 5 अलग अलग मामलों में विभिन्न राज्यों से 76 स्थानों पर छापेमारी की। उद्देश्य देश में साइबर से जुड़े संगठित वित्तीय अपराध तंत्र का खात्मा करना है। सीबीआई के छापे में कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और 32 मोबाइल फोन, 48 लैपटॉप और हार्ड डिस्क, 2 सर्वर की तस्वीरें, 33 सिम कार्ड और पेन ड्राइव सहित कई डिवाइस जब्त किए गए। सीबीआई संगठित अपराध की रोकथाम के लिए सभी मामलों का विवरण एफबीआई, इंटरपोल, ब्रिटेन, सिंगापुर और जर्मनी की जांच एजेंसियों समेत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी एजेंसियों के साथ साझा करेगी। त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली से विभिन्न क्षेत्रों के लिए आज से त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। आज से 19 नवंबर के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच गतिशक्ति सुपरफास्ट एक्सप्रेस विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी, जो नई दिल्ली से रात के 11:30 बजे प्रस्थान करेगी। आनंद विहार टर्मिनल से कटिहार अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी 8 नवंबर, 11 नवंबर, 14 नवंबर और 17 नवंबर को चलेगी, जो आनंद विहार से कटिहार के लिए 3:30 बजे चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल सहरसा अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी 8 नवंबर, 11 नवंबर, 14 नवंबर और 17 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनल से रात के 11 बजे चलेगी। इसके अलावा आनंद विहार टर्मिनल से जयनगर के बीच विशेष रेलगाड़ी 9 नवंबर, 12 नवंबर, 15 नवंबर और 18 नवंबर को आनंद विहार से सुबह 8:30 बजे चलेगी। गुजरात के वलसाड जिले के पारदी गांव के नेशनल हाईवे 48 पर एक बस में आग लग गई। घटना के कारण मुंबई अहमदाबाद हाईवे 2 घंटे तक बंद रहा। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने नेशनल हाईवे 48 में लगी आग पर काबू पा लिया। बस में 16 यात्री सवार थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हवा के कारण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से राहत अभी बरकरार है। कल भी दिल्ली का AQI 121 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। गुरुवार को दिल्ली का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहां प्रदूषण खराब श्रेणी में हो। मौसमी परिस्थितियां देखें तो अगले 2-3 दिन तक कमोबेश यही स्थिति बनी रहेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वास्तविक समय ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर सागर से सारांश लॉन्च किया, जिसमें डेटा और प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए अहम प्रशासनिक निर्णय लेने में बड़ा बदलाव आ सकेगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान इंडियन बैंक ने दिल्ली में रोड शो किया। उद्देश्य आम जनता और बैंक ग्राहकों को भ्रष्टाचार की रोकथाम के प्रति जागरूक बनाना था। दिल्ली में कृषि मंत्रालय के एनसीडीसी ने किसानों के द्वारा बनाए गए संगठनों की ओर से एक मेले का आयोजन किया। किसानों ने ऑर्गेनिक उत्पादों को प्रदर्शनी में दर्शाया। नवरात्र का आज छठा दिन है। छठा दिन मां दुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी को समर्पित है। मंदिरों और पंडालों में आज से आस्था का एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की और गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने कहा कि भारत फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। उन्होंने क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की।
ऑपरेशन अजय के अंतर्गत अब तक 5 उड़ानों में लगभग 1200 लोगों को इजरायल से वापस लाया गया है। इनमें से 18 नागरिक नेपाल के भी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत इजरायल में स्थिति पर नजर रखे हुए है और हालात के अनुसार तेल अवीव से और अधिक उड़ानों की योजना बनाई जाएगी। भारत ने इजरायल पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए एक साथ होना चाहिए, यह भी कहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। अरिंदम बागची ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के माध्यम से फिलिस्तीन और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद का समर्थन करता रहा है। मालदीव के साथ सहयोग पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने मालदीव को लोगों के कल्याण, मानवीय सहायता, आपदा राहत और अवैध समुद्री गतिविधियों से निपटने जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मदद की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत किसी भी आपदा में मालदीव के लिए पहला मददगार रहा है। भारत आने वाले प्रशासन के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने और द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए तत्पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल में जाकर वहां के पीएम से बातचीत करने और हालात देखने के बाद कहा कि उनके लिए बंधक बने अमेरिकियों की सुरक्षा से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं है। जो बाइडेन ने कहा कि इजरायल में उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो मजबूत, दृढ़, लचीले और गुस्से में भी हैं, सदमे में हैं और गहरे दर्द में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति अब्बास से भी बात की और दोहराया कि संयुक्त राज्य अमेरिका फिलिस्तीनी लोगों के सम्मान और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है। जो बाइडेन ने कहा कि हम हर निर्दोष की जान जाने पर शोक मनाते हैं। हम निर्दोष फिलिस्तीनियों की मानवता को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो केवल शांति से रहना चाहते हैं और एक अवसर चाहते हैं। इजरायल से लौटने के बाद जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में यहूदी विरोधी भावना और इस्लामी भय का उदय हुआ है और हम फिर से इस्लामोफोबिया और अविश्वास के साथ जा रहे हैं, जो हमने 9/11 के बाद देखा था। बाइडेन ने कहा कि कई अन्य लोगों की तरह वो फिलिस्तीनी जीवन की हानि से दुखी हैं, जिसमें गाजा के अस्पताल में विस्फोट भी शामिल है, जो इजरायलियों द्वारा नहीं किया गया था। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों ही ओर से जारी हमलों में अब तक करीब 5000 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने 2 आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणालियों को वापस भेजने की योजना बनाई है, जो उसने पहले इजरायल से खरीदी थी। पेंटागन ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान अमेरिका इजरायल को सैन्य सहायता दे रहा है। आने वाले दिनों में अन्य संख्या में तोपखाने, गोला बारूद और अन्य श्रेणियों के महत्वपूर्ण उपकरण इजरायल भेजे जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सबसे कठिन समय में इजरायल के साथ खड़े होने का वादा किया और गाजा में एक मानवीय गलियारा खोलने का स्वागत किया। तेल अवीव में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि यह केवल हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की लड़ाई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा पट्टी में तेजी से मानवीय मदद पहुंचाने का आग्रह किया है। गुटेरेस ने कहा कि गाजा में जल्द भोजन, पानी, दवा और ईंधन की जरूरत है। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने मौजूदा समय में पश्चिम एशिया में चल रहे इजरायल गाजा के संघर्ष के कारण लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए धार्मिक सहिष्णुता और बहुआस्था दृष्टिकोण के महत्व की वकालत की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडोमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन की राजधानी कीव से रूसी सेना को हटाने की बात की और अमेरिका के लगातार सैन्य समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। साथ ही आगे साझेदारी के लिए अवसर भी तलाशेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े सैफ-अल-लिक मामले के द्विपक्षीय संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा बनने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ संचार और अन्य चर्चाएं रोक दी हैं।
श्रीलंका के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ वह मामला हटा दिया है, जिसमें गत वर्ष जुलाई में राष्ट्रपति भवन से 1 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक नकद राशि पाई गई थी। भारत के काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स ने ब्रिटिश फुटवेयर एसोसिएशन के साथ साझेदारी में लंदन में 2 दिवसीय इंडिया फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट शो की शुरुआत की है। भारत के चमड़े के जूते और अन्य उत्पादों का वार्षिक निर्यात 4 अरब पाउंड से अधिक का है और इस शो से भारतीय उत्पादों की मांग में और वृद्धि की उम्मीद है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने निजी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना की तैयारियों सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति और प्रदर्शन पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने गैर कुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। नेस्ले ने इजरायल में युद्ध की वजह से अपने कारोबार को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उसने एहतियात के तौर पर इजरायल में प्रोडक्शन प्लांट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एप्पल के बाद अब गूगल भी भारत में स्मार्टफोन बनाएगा। गूगल ने कहा है कि वह भारत में अपना पिक्सल फोन मैन्युफैक्चर करेगी, जो कि मेक इन इंडिया पहल में कंपनी का एक शुरुआती कदम है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारियों के एक विश्लेषण से पता चलता है कि कोविड महामारी के समय भी भारतीय कंपनियों ने शोध एवं विकास खर्च में कटौती नहीं की है। सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए बॉन्ड प्रतिभूतियां जारी कर उधारी जुटाने संबंधी नियमों को उधार दिया है। इससे बड़ी कंपनियां अपनी वित्तीय जरूरत पूरी कर सकेंगी। आईटीसी लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ सितंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 6.11% बढ़कर 4,955 करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गया है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि जिस दिन भारत हथियारों और गोला बारूद की अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा, उस दिन वह दुनिया की शीर्ष 3 ताकतों में से एक होगा। टाटा कम्युनिकेशंस का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी सितंबर में समाप्त तिमाही में 58% के उछाल के साथ 221.26 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बीते वित्त वर्ष कमाया था 534.26 करोड़ रुपए का लाभ। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में जीत का चौका लगाते हुए बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। कल पुणे में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 256 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 41.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 261 रन बना लिए और मैच अपने नाम किया। भारत के लिए विराट कोहली ने नाबाद 103 रन बनाए। शुभमन गिल ने भी 53 रन की शानदार पारी खेली। रोहित शर्मा ने 48 रन बनाए। गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार जीत पर बधाई दी और कहा कि भारतीय टीम ने एक और असाधारण खेल दिखाया है। उन्होंने लिखा कि उन्हें भारतीय टीम पर गर्व है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 48वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 78वां शतक लगाया। विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर की बराबरी से अब सिर्फ 1 कदम दूर है। भारत के बांग्लादेश पर जीत के बाद भारतीय प्रशंसकों में उत्साह है। विश्व कप में भारत की चौथी जीत के बाद टीम इंडिया के प्रशंसक जश्न मनाते नजर आए। भारत बांग्लादेश मैच के दौरान भारतीय टीम को झटका लगा है। हार्दिक पांड्या के पैर में आई चोट आने की खबर है। वनडे विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ धन के दुरुपयोग के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है। अजहर के साथ साथ पुलिस ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेंगी। महिला एकल के अंतिम 8 में पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की सुपानिदा से होगा।
डरबन में चल रहे ब्रिक्स गेम्स 2023 में भारत के देवांश परमार ने तैराकी में रजत पदक जीत लिया है। देवांश ने ये पदक तैराकी के 200 मीटर के फ्री स्टाइल इवेंट में अपने नाम किया। वहीं ब्रिक्स खेलों में ही कल खेले गए बैडमिंटन के मिश्रित टीम स्पर्धा में भारतीय मिश्रित टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को चीन की टीम से 1-4 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। कैंपस बिट्स के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें शांतनु माहेश्वरी के साथ श्रुति सिन्हा और सहज सिंह चहल भी हैं। कैंपस बिट्स सीजन 2 20 अक्टूबर 2023 से स्ट्रीम किया जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। वंडर की जब फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सिंघम अगेन के निर्माताओं ने सिंघम सीरीज के सीक्वल से टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है, जिसके बाद अजय देवगन और रणवीर सिंह ने टाइगर का टीम में स्वागत किया और उनका लुक शेयर किया है। सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच का विवाद अब खत्म हो गया है, जिसका प्रूफ खुद सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दिया है। दोनों साथ में पहली बार काम कर रहे हैं और जल्द धमाकेदार गाना आने वाला है। फिल्म द केरल स्टोरी के बाद प्रोड्यूसर विपुल अमृत लाल शाह, निर्देशक सुदीप सेन और एक्ट्रेस अदा शर्मा अब बस्तर द नक्सल स्टोरी के संग वापसी कर रहे हैं। साथ ही इस फिल्म का शूट भी शुरू हो चुका है। विधु विनोद चोपड़ा की विक्रांत मैसी स्टारर मच अवेटेड फिल्म 12वीं फेल अपनी रिलीज के लिए तैयार है। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म 27 अक्टूबर को दुनिया भर में हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज होने वाली है। कौन बनेगा करोड़पति 15 के शो में अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक अनसुना किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऐसी गंभीर बीमारी हो गई थी जिसके चलते उनको बोलने, चलने, ग्लास पकड़ने और आंखें बंद करने तक में तकलीफ होने लगी थी। थलपति विजय की फिल्म लियो सिनेमाघरों में रिलीज होते ही छा गई है। इससे पहले शायद ही कोई तमिल फिल्म बनी हो जिससे रिलीज के पहले ही इतने रिस्पॉन्स मिले हों। अल्लू अर्जुन राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वहीं अल्लू अर्जुन ने भी फैंस का आभार जताया। टीवी एक्टर पार्थ सामथन जल्द ही शादी करने वाले हैं। पार्थ जिससे शादी करने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि भूषण कुमार की बहन खुशहाली कुमार है। बिग बॉस 17 के घर में चौथे दिन सारा फोकस अंकिता लोखंडे से हटकर मुनव्वर फारूकी पर चला गया। मुनव्वर लव गुरु बने बीबी हाउस में नजर आए। उन्होंने अंकिता और विक्की के बीच आई दरार को कम करने का हर संभव प्रयास किया। जोया अख्तर की आने वाली फिल्म द आर्चीज का पहला गाना सुनो रिलीज हो गया है। इस फिल्म से सुहाना खान, अगत सुनंदा और खुशी कपूर बॉलीवुड में डेब्यू करते नजर आ रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।